नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों को विस्तार से बताने के लिए, इनके बारे में जानकारी देने के लिए इस खास शो में हम हाजिर हैं, जिसका नाम है खबर गरम है। तो सबसे पहले बात बढ़ते प्रदूषण की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई जारी है। इस मामले को सुन रही बेंच ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। बेंच ने कहा कि पराली जलाने के लिए सिर्फ एक माचिस की तीली लगती है, जबकि उसके ठीक ढंग से निस्तारण के लिए मजदूर, डीजल और मशीन लगती है। क्या ये मशीनें किसानों तक मुफ्त में दी जा सकती हैं? पराली जलने से रोकने के लिए कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि समस्या ये है कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे सामने वो नहीं है। हम उनसे नहीं पूछ सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकार भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार मशीनों के लिए सहायता देती है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से मुफ्त करने का काम सिर्फ एक राज्य के लिए क्यों करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि फार्म फायर का क्या हुआ। वकील ने जवाब देते हुए ये जानकारी दी कि हमने कदम उठाए हैं। हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर समयबद्ध काम करें ताकि अगले मौसम में ये स्थिति नहीं बने। इस पर बेंच ने कहा कि हम अगले मौसम तक का इंतजार नहीं कर सकते। हम इस मामले की निगरानी करेंगे। अगर कुछ किसान लोगों की परवाह किए बिना पराली जला रहे हैं तो सरकार सख्ती क्यों नहीं कर रही। आप उन किसानों से अनाज ना खरीदें जो पराली जलाते हैं, जो कानून तोड़ते हैं। उनको लाभ क्यों मिले। वैसे तो पराली के जलाना और प्रदूषण ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आज ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, पंजाब सरकार को उन्होंने एक प्रकार से आगाह किया है, चेतावनी की है कि वहाँ पर किसानों के द्वारा पराली जलाई जाती है। ये हर बार पंजाब सरकार उसका एक बहाना लेकर के और आगे बढ़ती है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसान पराली न जलाए, इसके लिए अगर कुछ उन्होंने ध्यान करना तो हरियाणा की तरफ देखें। हरियाणा ने जैसे किसानों को बहुत से इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, बहुत सा कैश इंसेंटिव भी उनके लिए लागू किया हुआ है। पंजाब सरकार को भी यही कहा है। पहले तो मैं हरियाणा के अपने किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमने जिस प्रकार के मैयर्स उठाए हैं, जैसे उनको हमने कहा है, उस प्रकार की बातों को सब मानने लगे हैं और अब पराली वो जलाते नहीं हैं। पराली निपटान के मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की भी तारीफ की। जज ने कहा कि बिहार में लोग हाथों से फसल काटते हैं तो पराली की समस्या नहीं होती। पंजाब में भी कई छोटे किसान फसल अवशेष जलाने की बजाय बेच रहे हैं। बड़े किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, उनको भी फायदा मिलेगा। राज्य सरकार को जरूरी मशीन उपलब्ध करवाना चाहिए। तो पराली के मुद्दे पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है, तो वहीं पंजाब सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने के जितने मामले हुए उनमें से 20 पर ही जुर्माना लगा है, उसकी भी वसूली नहीं हुई। अगली सुनवाई तक हमें वसूली पर रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि एक समस्या यह भी है कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है, लेकिन हमारे सामने वो नहीं और हम उनसे ये नहीं पूछ सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और आपको अब उन किसानों पर सख्ती से पेश आना चाहिए। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर चुनाव प्रचार के रण में तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक और रैली को संबोधित किया और जमकर राजस्थान सरकार और कांग्रेस पर बरसते नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के बारे में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन की भावना प्रचंड है। उन्होंने नारा भी दिया, राजस्थान की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। पीएम ने कहा कि यहाँ के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। इस एरिया ने राजस्थान के दो मुख्यमंत्री दिए हैं। पीएम ने आगे कहा कि भारत की आजादी को 75 साल पूरे हो गए। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है।
राजस्थान को विकसित किए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच हैं, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। लाल डायरी लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है इस साल, और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। उन्होंने कहा कि आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। जिस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है, राज्य में अवैध खनन के तार किससे जुड़े हैं, ये किसी से छिपा नहीं। तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर यहां पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों और अपराधियों के हवाले कर दिया। राजस्थान में समाज विरोधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां इंसान का गला सरेआम काटा जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा। तीज के त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में बड़े बड़े त्योहार अब दंगों की भेंट चढ़ रहे हैं। पेपर लीक माफिया का जिक्र भी उन्होंने किया और गहलोत सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राजस्थान में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आए। उदयपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार और पीएम मोदी उनके खास तौर पर निशाने पर रहे। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने वाला है। उससे पहले विधानसभा चुनाव का प्रचार जमकर हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर के बल्लभ नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विरोधी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मोहब्बत, भाईचारे और इज्जत वाला देश है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबकी संख्या पता चल जाएगी। मैंने लोकसभा में जातीय जनगणना की बात उठाई। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी की आवाज एकदम से बदल गई। सवाल यह है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है? बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करती? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और इसे देश का एक्सरे बताते हुए कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, और अगर पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा करवाया जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने उदयपुर के बल्लभ नगर की अगर बात की जाए तो यहां पर चुनावी रैली को संबोधित किया और यह भी कहा कि अगर ये पता ही नहीं कि किसकी आबादी कितनी है तो हम भागीदारी के बारे में बात कैसे करेंगे।
वहीं राजस्थान कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कई लोक लुभावने वादे इस घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं। कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया गया है। पार्टी ने जनता से जुड़ी दर्जनों घोषणाओं को इसमें शामिल किया है। सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी है। पार्टी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार सृजन के साथ ही 4 लाख नई सरकारी नौकरियों का तोहफा भी दिया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर 5 साल में गहलोत सरकार सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में पार्टी ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा को भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अतिरिक्त फ्री मासिक कूपन भी जारी होंगे। महिला सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ ही किसानों के लिए एमएसपी कानून और 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज भी पार्टी सरकार बनने के बाद देगी। राजस्थान की स्थिति हमने जो जिस रूप में मैनेज की है आर्थिक रूप से, उस पर आप सबको गर्व होगा, प्रदेशवासियों को। 5 साल के आर्थिक हालातों की बात करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय जो है 46.48% की बढ़ोतरी हुई है राजस्थान के अंदर। 2017-18 के अंदर प्रति व्यक्ति आय जो है, जब सरकार बीजेपी की थी तो हम देश में 30वें स्थान पर थे प्रति व्यक्ति आय के अंदर। आज हम 12वें स्थान पर आ गए हैं। ये हमारा बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो, इतना सारे लोगों को बोला हूं मैं, तो ये निश्चित रूप से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रमिकों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि को बढ़ाकर 100 दिनों से 150 दिन किया जाएगा। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी। ऑटो व टैक्सी ड्राइवर को गिग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। वहीं निसंतान दंपति के लिए IVF नेशनल पैकेज चिरंजीवी में शामिल किया जाएगा। तो उस घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए गए हैं। इसमें राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक की भांति आयोजन करवाने की बात कही गई है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए संभाग स्तर पर उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की बात कही गई है। राज्य स्तरीय खेल मित्र कैडर का गठन किया जाएगा। 2 गुने नए मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा नई राज्य शिक्षा नीति भी लाई जाएगी। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इंटर्नशिप के प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे और राजीव गांधी छात्रवृत्ति का विस्तार किया जाएगा। इस तरह की अनगिनत घोषणाएं इस घोषणा पत्र के जरिए जनता के सामने रखी गई हैं। और इस बार विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी टीम इंडिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। यहां पर उन्होंने मुलाकात की तमाम खिलाड़ियों से, उनका हौसला बढ़ाया। ये वीडियो वाकई में भावुक करने वाली है। भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम पहुंचे थे। मैच में टीम की हार के बाद वे ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। उन्होंने वहां कप्तान रोहित शर्मा, अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और साथ ही कोच राहुल द्रविड़ समेत पूरी टीम से मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई और हौसला बढ़ाया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि पूरे टूर्नामेंट में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। फाइनल में हार गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। प्रधानमंत्री ने रोहित और कोहली का हाथ पकड़कर ये कहा कि आप लोग पूरे 10 के 10 मैच जीत कर आए हो, तो ये तो होता ही रहता है। देश आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों पर गर्व कर रहा है। मैंने सोचा कि इस दौरान सबसे मिल लूं। इसके बाद उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ से भी बात की, उनकी पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि आप लोग मेहनत बहुत किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर रविंद्र जडेजा से गुजराती में बात की। पीएम मोदी ने जडेजा से मिलने के बाद शुभमन गिल से हाथ मिलाया। इसके बाद मोहम्मद शमी के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा खेले हो, इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया है। फिर वे जसप्रीत बुमराह के पास गए और उनसे पूछा कि आप गुजराती क्या बोल पाते हैं, तो बुमराह ने कहा थोड़ा थोड़ा। सबसे मिलने के बाद पीएम मोदी ने बीच में खड़े होकर कहा कि ये सब चलता रहता है, ऐसा होता रहता है। साथियों में एक दूसरे का हौसला बुलंद करते चलिए। और साथ जब आप लोग फ्री होकर कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ और मुलाकात करूंगा। मेरी तरफ से आप सभी को निमंत्रण है।
गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल कैसे हैं? आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू ढीलो ना पड़ दो। समय बहुत अच्छा किया है इस बार। हालांकि पीएम मोदी की ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीम इंडिया ये विश्व कप जरूर हार गई, लेकिन विश्व कप भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो एक तो पीएम मोदी का ये खिलाड़ियों से मिलने का वीडियो और दूसरा राहुल गांधी का जो बयान दिया गया है वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर पलटवार किया गया है। एक वीडियो वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जब खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे थे, तो वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, उन सभी का हौसला बढ़ाते हैं। तो दूसरा जो वीडियो है वो लोगों के मीम्स के बाद सामने आया है, राहुल गांधी का। एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया जो कि वायरल होता जा रहा है। और हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। जहरीली शराब को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि पुलिस भी एक्शन मोड में है। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का आंकड़ा पेश किया गया है और यह बताया गया है कि क्या कुछ कार्रवाई अवैध शराब को लेकर की गई। हरियाणा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद हरियाणा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस की तरफ से अवैध शराब के ठेकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत रोजाना अवैध शराब की बिक्री करने वाले ठेकों पर छापेमारी कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक 444 एफआईआर दर्ज करते हुए 436 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वाले गुर्दों को पकड़ने के लिए पुलिस विभाग की कई टीमें जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए सक्रियता से कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को तुरंत पकड़ा जा सके। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय समय पर बैठकें करते हुए एक्शन टेकन रिपोर्ट ली जाती है ताकि इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। कैथल की सीआईए 2 पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। इसके बाद एसपी उपासना यादव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। एसपी ने बताया कि हमारी सीआईए 2 की टीम हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गश्त कर रही थी, तो वहीं गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिल पाई है कि कोई ट्रक है जो नशे की एक बड़ी खेप लेकर इस तरफ आ रहा है। तो पुलिस ने ग्योंग कटवाड़कट के पास नाकाबंदी कर दी। चेकिंग के दौरान एक ट्रक से नशे की बड़ी खेप बरामद की गई। इसमें आपको बता दें कि पॉलिथीन में आधा किलो अफीम, 24 कट्टों में 480 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 34 कट्टों में 1020 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया है। माल की मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। कल हमारी एसटीयू की टीम है जिसकी इंचार्ज पीएसआई अमन है। इनकी टीम में एएसआई प्रदीप कुमार की एक टीम थी जो सायकाल को गश्त कर रही थी हिसार चंडीगढ़ बाईपास के ऊपर। तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। इनको इन्फॉर्मेशन इस तरीके की थी कि वहाँ पे कोई ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है, वो एनडीपीएस का कुछ सामान है वो लेके आ रहा है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने ग्योंग कटवाड़ चौक है उसके पास में नाकाबंदी की थी। तो जो भी ट्रक्स थे या जो भी व्हीकल्स थे उनको प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा था। तो एक ट्रक आया जिसको इन्होंने चेक किया तो उसके अंदर से एनडीपीएस का सामान बरामद हुआ। उसमें से एक पॉलीथीन में 500 ग्राम अफीम मिली। उसके अलावा 58 कट्टे वहां पे बरामद हुए, जिनमें से 24 कट्टों में 480 किलोग्राम डोडा पोस्ट है और 34 कट्टे हैं जिनमें 1020 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद हुई है।
तो इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया, उनके सामने जो भी जमा तलाशी की गई है और उसके बाद FIR रजिस्टर की गई है। जो अक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसका अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा। आरोपी मध्य प्रदेश से ये नशे का सामान लेकर आया था, कैथल के आसपास के एरिया में सप्लाई करता था। फिलहाल पलविंदर उर्फ गोल्डी नाम के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। आगे की जांच के बाद पता चल पाएगा कि इसके साथ इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो पुलिस की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोजाना अवैध शराब की बिक्री करने वाले ठेकों पर छापे मारे जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इस अभियान की अगर बात करें तो 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक 444 FIR दर्ज की गई हैं, 436 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और तमाम रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। उन रिकॉर्ड्स के जरिए यह पता चल रहा है कि कौन कौन से ठेके अवैध तौर पर शराब की बिक्री कर रहे हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा के उन किसानों की जिन्होंने एक मांग उठाई थी, उसे हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। धान की खरीद की तारीख को अब और आगे बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से धान की सरकारी खरीद की तिथि को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब 25 नवंबर तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी। इसे लेकर सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले 15 नवंबर को धान की सरकारी खरीद बंद कर दी गई थी। इसके बाद लगातार किसान इसे लेकर विरोध जता रहे थे। इसे लेकर फतेहाबाद के DC ने बताया कि 25 नवंबर तक धान की सरकारी खरीद की जाएगी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जिला फतेहाबाद में धान की खरीद को दोबारा से शुरू करने का निर्णय लिया गया है और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे बाढ़ की वजह से काफ़ी लेट सोइंग हुई थी, जो कि अभी मंडियों में आ रही है। और जो नॉर्म्स थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से 15 नवंबर को खरीद सीजन बंद हो गया था। तो हमने यहाँ के किसानों की डिमांड के मद्देनज़र ये प्रपोजल भेजा था कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए और अब गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये खरीद आज से शुरू हो गई है ऑलरेडी। इसके रिगार्डिंग मैं सुबह मीटिंग ले चुका हूँ। तो करीब 7 सेंटर पे हमने आज सुबह से परचेज शुरू कर दी है और ये इस शनिवार को 25 तारीख तक को रहेगी। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस हफ्ते अपनी फसल काट के मंडी में ज़रूर ले आए, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंशन दोबारा से नहीं मिल पाएगी। धान की सरकारी खरीद की तारीख आगे बढ़ाने से अब किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसे लेकर सभी जिले के उपायुक्त को जानकारी दे दी गई है। दरअसल किसानों का कहना था कि इस बार बाढ़ की वजह से फतेहाबाद में और अन्य जिलों में भी अधिकतर किसानों ने धान की बिजाई काफी लेट की थी और इसीलिए धान की सरकारी खरीद की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। इसे लेकर किसान संगठनों ने सरकार को मांग पत्र भी भेजा था, जिसके बाद अब धान की सरकारी खरीद को 25 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और रेवाड़ी में एक बदमाश ने ठेके पर लूट करने की कोशिश की, लेकिन जो सेल्समैन वहां पर मौजूद थे उन्होंने बहादुरी दिखाई और इस बदमाश को पकड़ लिया, जमकर इसकी पिटाई की। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में शराब ठेके के भीतर हाथ में पिस्टल लिए बदमाश ने सेल्समैन को गोली मारने की धमकी देते हुए कैश छीनने की कोशिश की, लेकिन दूसरे सेल्समैन के आने के बाद उसे दबोच लिया गया। इसके बाद लुटेरे के ठेके के भीतर की जमकर धुनाई की गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि धारूहेड़ा के भगत सिंह चौक पर शराब का ठेका खुला हुआ है। ठेके पर सेल्समैन कार्यरत था। इस दौरान बदमाश ने बाइक शराब ठेके के पास खड़ी की और सीधे अंदर घुस गया। इससे पहले सेल्समैन कुछ समझ पाता, बदमाश ने पिस्टल निकाली और गोली मारने की धमकी देते हुए सारे पैसे उसे सौंपने की बात कही। सेल्समैन बुरी तरह से घबरा गया। तभी दूसरा सेल्समैन वहां पहुंचा। दोनों सेल्समैन ने मिलकर लुटेरे को ठेके के अंदर ही दबोच लिया, उसकी जमकर धुनाई की। इसके बाद ठेके के पास भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सूचना पाकर धारूहेड़ा थाना पुलिस भी पहुंच गई। ये 19 तारीख की रात 9:30 बजे के आसपास एक लड़का आया। एक लड़का था, बाइक पीछे साइड में खड़ी कर दी और हथियार था इसके पास एक, और सेल्समैन से बोला भाई पैसे जो हैं वो निकाल ले और गन तान दी। उन्होंने इसको काबू कर लिया, फिर पकड़ लिया और फिर एक जो दूसरा असला इसके बैग से बरामद हुआ। पहले भी इस पर रामपुरा थाने में मुकदमा है और एक सिटी थाने का है। रामपुरा वाले में ये सजा हो रहा है और बैरल पाया था वहाँ से
रामपुर थाने में। उसके पास से 2 देसी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो वह पेशेवर बदमाश निकला है। तो जानकारी जो सामने आई उसमें यह पता चला कि बदमाश के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और 2018 में दर्ज झपटमारी के केस में उसे 10 साल की सजा भी हो चुकी है। फिलहाल ये आरोपी 2 महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और जैसे ही ये जेल से बाहर आया तो इसने इस करतूत को अंजाम दिया। हालांकि सेल्समैन ने बहादुरी दिखाई और इसे पकड़ लिया। तो ये दिन भर की वो खबरें थी जो कि सुर्खियां बनी। इनके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।